हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म लेकर के आई हूँ। याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म पढ़ लिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कहाँ होता है। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं हम लोग। सपोज दैट दिस इज सेल, ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है इसका, इसके बाद सेल वॉल होंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, इन दोनों के बीच का पार्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच का पार्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब इसमें कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन दैट इज सेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म और एक्टिन कॉर्टेक्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये हो गया आपको एक्टोप्लाज्म या सेल कॉर्टेक्स। ये ठीक सेल मेम्ब्रेन के नीचे आपका हो गया सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म, जो हम लोग पढ़ चुके। एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लासी होता है। अब इसके बाद आ जाइए ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपका, ये साइटोस्केलेटन हो गया। ये पूरे पार्ट में बिखरा होता है, ऐसा नहीं है कि एक्टोप्लाज्म के ठीक नीचे ही होता है। ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और ये लिक्विड सब्सटेंस जो इसके बाद है बीच में दैट इज साइटोसोल। ये हो गया आपके एक्टोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें बिखरे पड़े होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम या लाइसोसोम या सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। अब ये सारे मिला करके आपके साइटोप्लाज्म हो गए। ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म को कहीं ढूंढना है, ये मेरा फेस हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर हम लोग इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देखें तो आईज, नोज, फॉरहेड, लिप्स, तो फिर हम लोग कहेंगे अच्छा फेस कहाँ है? तो ये सारा फेस ही है, ये साइटोप्लाज्म है। ये बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में सारा साइटोप्लाज्म ही है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अभी हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, बट इसको समझ लीजिए। ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच का सारा पार्ट साइटोप्लाज्म ही है। अब इसमें भी सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक्टोप्लाज्म हो गए, जो हम लोग पढ़ चुके, या सेल कॉर्टेक्स। इसके बाद साइटोस्केलेटन है, साइटोसोल है और सेल ऑर्गेनेल्स है। तो सेल ऑर्गेनेल्स भी मैं छोड़ दे रही, क्योंकि आज नहीं पढ़ेंगे इसको हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको फिर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे आज सिर्फ साइटोप्लाज्म पढ़ना है हम लोग को, जिसमें एक पार्ट उसका, एक कंपोनेंट उसका हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज सेल कॉर्टेक्स। ये पढ़ चुके हैं हम लोग।
न्यूक्लियस से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बीच का पार्ट साइटोप्लाज्म में एक कंपोनेंट सेल कॉर्टेक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। अब पढ़ना है साइटोस्केलेटन एंड साइटोसोल। तो इसको जरा सा देख लिया जाए। साइटोस्केलेटन क्या है? स्केलेटन जैसे बॉडी में बोनी स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन ढांचा, वैसे ही ये साइटोप्लाज्म का ढांचा है। ये भी प्रोटीन का ही बना होता है, बट फाइब्रस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी लंबे लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या पतले पतले सूक्ष्म ट्यूबुल्स के जैसी रचनाएं होती हैं, यानी ट्यूबुलर नली के जैसी रचनाएं होती हैं। तो इस तरह से और ये सारे एक्टिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। सेल कॉर्टेक्स भी एक्टिन प्रोटीन का ही बना होता है, ये भी एक्टिन प्रोटीन का ही बना होता है। साइटोस्केलेटन में भी 3 टाइप्स के फिलामेंट्स होते हैं, एंड दैट इज ये देखिए साइटोस्केलेटन में 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हो गया माइक्रोट्यूबुल्स, यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है बट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी अंदर खोखला है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। माइक्रोट्यूबुल्स, एक्टिन फिलामेंट, और कुछ सीधे फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, उसमें अंदर खोखला नहीं है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है। और कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये बीच में जोड़ने वाले फिलामेंट हैं, इसका स्ट्रक्चर भी डिटेल है, बट फिर मैं कहूँगी आगे। तो यहाँ पे ये साइटोस्केलेटन हो गया, जो कि साइटोप्लाज्म में हर जगह प्रेजेंट होता है। ये शेप डिफाइन करता है, जैसे हम लोग के बॉडी का शेप डिफाइन स्केलेटन करता है, वैसे ही ये सेल का शेप डिफाइन करता है। नहीं तो सेल वाल भी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, इसलिए ये एक शेप डिफाइन करके उनको फिक्स करके रखता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। और ये बने किस चीज के होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। प्रोटीन बट उसका नाम क्या है? एक्टिन। तो ये हो गया आपके साइटोस्केलेटन। आपका 2 कंपोनेंट हो गया साइटोप्लाज्म का, सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म या एक्टिन कॉर्टेक्स। फर्स्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका हो गया साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हैज 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दैट इज माइक्रोट्यूबुल्स, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बीच में जोड़ने का काम करता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, और ये इनका सेल का शेप डिफाइन करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका साइटोस्केलेटन, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कंपोनेंट में, और ये सारे प्रोटीन के ही बने हुए हैं। एक्टोप्लाज्म सेल कॉर्टेक्स भी प्रोटीन का, एक्टिन प्रोटीन का ही था। साइटोस्केलेटन में भी एक्टिन प्रोटीन ही, एक्टिन मायोसिन बहुत तरह के प्रोटीन्स हैं, बट यहाँ पे एक्टिन ही मिल रहा है हम लोग। अब आ जाइए साइटोसोल में। साइटोसोल लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड फ्लूइड फ्लूइड कंपोनेंट है। इसको साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे देखिए हम लोग पढ़ेंगे ये प्लास्टिड,
हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर एक बेसिक सब्सटेंस होता है दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रोमा। वैसे ही सेल के अंदर का बेसिक सब्सटेंस क्या है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें भी बेसिक फ्लूइड सब्सटेंस उसका साइटोसोल है। जैसे ये साइटोस्केलेटन तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्टोप्लाज्म तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच में न्यूक्लियस से बाहर फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, लिक्विड स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड साइटोसोल। इसमें क्या क्या होता है? साइटोसोल के कंपोनेंट क्या क्या होता है? 70% वाटर होता है इसमें, 70% वाटर होता है साइटोसोल में। 70% वाटर के अलावे इसमें और भी कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के पार्ट्स हैं, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, बट ये फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है और इसको इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स, या इससे पहले लिख देते हैं ये है क्या? साइटोसोल is fluid substance of cytoplasm. It's also called matrix of cytoplasm. It contains 70% water, soluble proteins, transfer RNA, messenger RNA, etc. ये है आपका साइटोसोल। साइटोसोल में क्या क्या मौजूद है? ये फ्लूइड सब्सटेंस है, यानी लिक्विड सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड वाला पार्ट है। अब कहता है ये बाहर का जो है सेल कॉर्टेक्स, दैट इज नॉट लिक्विड पार्ट, लिक्विड ही है बट सबका ये वॉल्यूम या कंसंट्रेशन डिफर करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन है। ये ज़्यादा थिक लेयर है, उससे ये थिन लेयर है साइटोसोल। अब देखिए कहता है कि ये फ्लूइड सब्सटेंस है और इसको साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये किस किस चीज का बना होता है साइटोप्लाज्म? 70% वाटर, सॉल्युबल प्रोटीन्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल ही है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स ही हैं, एमिनो एसिड माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, तो सॉल्युबल प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी होते हैं, मैसेंजर आरएनए भी होते हैं, और भी अदर सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं इसमें साइटोसोल में। अब आपका साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिल गया? एक्टोप्लाज्म, सेल कॉर्टेक्स, साइटोस्केलेटन, साइटोसोल, और इसके बाद एक फोर्थ कंपोनेंट हो गया आपका सेल ऑर्गेनेल्स, जो हम लोग पढ़ नहीं रहे आज, फिर से उसको अलग डिटेल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिला करके आपका साइटोप्लाज्म हो गया। अब साइटोप्लाज्म क्या है ये हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे। ये चारों कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया, सेल कॉर्टेक्स, साइटोस्केलेटन, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। ये 4 कंपोनेंट्स हो गए आपके साइटोप्लाज्म के। फिर मैं एक बार बोल रही, सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन जिसमें माइक्रोट्यूबुल्स फिलामेंट्स हो गए, देन साइटोसोल जो अभी हम लोग देख रहे हैं, देन सेल ऑर्गेनेल्स
जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 कंपोनेंट्स मिला करके आपका साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल? जब मैं कह रही कि ठीक है सब मिला करके साइटोप्लाज्म हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ है। साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, 80% वाटर है, बट साइटोप्लाज्म कैसा है? साइटोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड सब्सटेंस। प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये है आपका साइटोप्लाज्म। सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, यानी बिल्कुल सॉलिड नहीं है, लिक्विड टाइप का ही है, बट 80% वाटर भी है, फिर भी साइटोसोल से ज्यादा डेंस है। जैसे आपको कोई दूध दे दे और दही दे दे, तो दोनों में डिफरेंस है ना। दूध दही दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, बट दोनों का कंपोनेंट्स भी अलग अलग हो जाता है और स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो जाता है। तो ये सेमी सॉलिड है और साइटोसोल लिक्विड सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस है। जबकि आपको लगेगा कि यहाँ 80% वाटर है और वहाँ 70% ही वाटर है, बट उसमें जो इंक्लूड है, इंक्लूजन्स, उसके कारण डेंसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंक्लूजन्स है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये सॉरी डाइवर्सिटी, लेकिन साइटोसोल की डाइवर्सिटी कम है, यानी उसमें कुछ ही सब्सटेंस है और 70% वाटर है, तो वो ज़्यादा लिक्विड टाइप रहेगा। और इसमें 80% वाटर है, बट इसी में सारे सब्सटेंस हैं, इसलिए ये थोड़ा डेंस हो जाता है, घना हो जाता है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी इसी में है, साइटोसोल भी इसी में आते हैं, साइटोस्केलेटन भी इसी में आते हैं, सारे को मिला करके ये डेंस हो जाता है, सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है। और प्रेजेंट तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इसमें न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं है साइटोप्लाज्म में। तो ये डिफरेंस है दोनों का। और इसमें अब इसका कंपोनेंट्स जो अभी हम लोग देख ही चुके, कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इसी में सारे आ जाएंगे। सेल कॉर्टेक्स, साइटोस्केलेटन, स्केलेटन, साइटो साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये सारे आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, इसलिए ये ज्यादा डेंस हो जाता है, घना हो जाता है, और साइटोप्लाज्म में सारे नहीं आते हैं, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब एक पॉइंट और इसमें जरा सा देख लें हम लोग। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट in both prokaryotic and eukaryotic cells। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों में, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। प्रोकैरियोटिक सेल भी हमने देखा था, बैक्टीरियल सेल, वहां भी साइटोप्लाज्म था। वेल मेंटेन्ड सेल, ये सॉरी वेल मेंटेन्ड न्यूक्लियस भले एब्सेंट हो, बट साइटोप्लाज्म वहां भी था।
और यूकैरियोट्स में भी होते ही होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म दोनों तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन हो गए सेल शेप डिफाइन करना, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करना, चूंकि साइटोस्केलेटन भी है हमारे पास, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन। और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, याद कीजिए, या अब आगे फिर हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में होते हैं। और प्रोकैरियोटिक का सारा केमिकल रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट वो साइटोसोल में होता है। तो उतना डीप में हम लोग को नहीं जाना, इसलिए मैं छोड़ दे रही, बस बता दे रही हूं कि ये साइटोप्लाज्म में सेल एक्टिविटीज या बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होते हैं। साइटोप्लाज्म में सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्म में भी रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज ग्लाइकोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन प्लांट्स में जो होते हैं वो डार्क रिएक्शन भी इसमें होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस भी इसमें होता है, इसलिए ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म आपका कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, बस छोटा सा पार्ट बचा हुआ था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में, कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, जो भी, तो उसमें चलेंगे। और फिलहाल के लिए आप लोग दुर्गा पूजा मनाइए। ओके, थैंक्स।